Hello everyone, today in this video we will see class 12th poem 2 an elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender. First we will see some important words in the poem. Gusty, it means blowing strongly यानी कि बहुत तेज हवा का चलना. Rootless, uprooted, जड़ से निकला हुआ. Weeds, यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स, जंगली पौधे जो खरपतवार ऐसे ही उग जाते हैं. पेपर सीमिंग, लुकिंग थिन, पेपर सीमिंग मतलब पेपर की तरह दिखाई देने वाला, बहुत पतला. अननोटेड, नॉट नोटिस्ड, ध्यान नहीं दिया गया. डॉन, अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के बहुत जल्दी. विकेड, नॉट गुड, अच्छा नहीं जो है. स्लाइली, सीक्रेटली यानी कि चुपचाप, बिना किसी को बताए. क्रैम्प्ड मीन्स नैरो, नैरो का मतलब बहुत सकरा. मेंडेड, रिपेयर, जिसको बनाया गया हो. कैटाकॉम्ब, अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विथ एक्सकवेशंस इन इट्स साइड फॉर टॉम्ब्स, तहखाने में जो टॉम बनाने के लिए यानी कि मकबरा बनाने के लिए जो जगह होती थी उसको कैटाकॉम्ब्स. It is used in 17th century. Azure, azure mean blue. यहाँ पर ये स्काई के लिए यूज किया गया है. The next word is Tyrolese Valley, pertaining to Tyrol and Austrian Alpine province. ऑस्ट्रिया की वैली टायरोलिस का वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, टायरोलिस वैली. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, पैरा 1. For understanding more clearly, you may open your book. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. In these lines, poet describes the appearance of children studying in the school in a slum. इन लाइन्स में पोएट क्या बता रहे हैं, अपीयरेंस यानी कि वो बच्चे कैसे दिखाई देते हैं जो कि एक स्लम का मतलब होता है झोपड़ी, गरीब बच्चे जहाँ बुनियादी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे प्राइमरी सेक्शन के, एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी बुनियादी स्कूल, तो वो बच्चे कैसे दिखाई देते हैं जो स्लम एरिया के हैं, जो गरीब हैं, जो अभाव में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया. दे आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, अंडर फेट, सम आर वेरी थिन, हैविंग डिसीज. उन्होंने कपड़े अच्छे से नहीं पहने हैं, तैयार नहीं है, बाल नहीं संवारे हैं, कंघी नहीं की है. अंडर फेड यानी कि पोषण की कमी है उनको, कुछ बहुत पतले हैं और कुछ को कुछ बीमारी है जो कि उनको अपने फादर या ग्रैंडफादर से, फैमिली बैकग्राउंड से मिली है या और किसी वजह से. वन बॉय नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, और एक जो लड़का जो पीछे बैठा है उसको इंटरेस्ट नहीं है. अ टॉल गर्ल विथ वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की जो नीचे सर झुकाकर बैठी है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है. अ थिन बॉय, अ स्टंटेड चाइल्ड, स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, पूर्ण रूप से जिसका विकास ना हुआ हो, वो भी अंडर फेड में ही आएगा. द बॉय लुकिंग आउटसाइड द क्लासरूम, और बच्चा जो क्लास के बाहर देख रहा है. लास्ट लाइन यहाँ पर पैराग्राफ की है, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा सपनों में जीती हैं. ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल को वो देखता है. कहाँ? इन ट्री रूम अदर देन दिस, पेड़ के खोखले में जो गड्ढा सा बना लेते हैं उसमें वो गिलहरी जो आती जा रही है, उछल कूद रही है, उसको वो देख रहा है. अदर देन दिस यहाँ पर दिस क्लासरूम के लिए यूज किया गया है. इस कक्षा से, इस कमरे से अलग उस पेड़ के कमरे में उसका ध्यान होता है, मतलब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है. नेक्स्ट पैरा है सेकंड. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप awarding the world its world, and yet for these children these windows, not this map, their world, were all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, capes and stars of world. सेकंड स्टैंजा में
Poet says that all the wall paintings of the classroom doesn't attract the children because they are facing many difficulties. प्राइमरी सेक्शन में या बहुत से स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के चित्र, नक्शे, फोटोस लगा देता ताकि बच्चे जल्दी से उसको पहचान लें. तो ऐसा ही उनके भी स्कूल में लगा हुआ था. बट बिकॉज दे आर लिविंग इन सम शॉर्टेज, तो उनका जो ध्यान है वो उसमें नहीं जाता था, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं. अगर आप प्रॉपर से खाना पीना आपको नहीं मिलता है तो आपका ध्यान नहीं लगता है, और समस्याएं और भी होती हैं खाने के अलावा, कुछ टेंशन्स होते हैं, तो उनका ध्यान उसमें नहीं जाता है. पिक्चर्स, मैप एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डोनेशन विच आर पुट ऑन वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर नॉट सीमिंग यूजफुल टू देम. जो भी चित्र या नक्शे या डिस्क्रिप्शन ऑफ डोनेशन मतलब दान दाताओं की सूची. कभी देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा लिखा है कि जैसे कोई बेंच है या तो किसी के द्वारा दी गई हो, तो वो लिस्ट हम लगा देते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा वो दिया गया, तो ये भी डिस्क्रिप्शन कई बार रहता है. तो ये सारी चीज़ें उनको कुछ मायने नहीं रख रही थी उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, उस खिड़की के बाहर, क्लासरूम की विंडो के बाहर कैसी थी, पेंटेड विथ अ फॉग, धुंध से भरी हुई थी. सब कुछ धुंधला सा था, जितना अच्छा उस दीवार पे दिखाई दे रहा था. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आया ऑन सोर क्रीम वॉल्स. सोर क्रीम वॉल्स मतलब जो दीवार है वो पुरानी सी है, उसमें बहुत दिनों से मेंटेनेंस कुछ नहीं हुआ है, चित्र बने हुए हैं, तो वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं. सोर का मीनिंग ऐसे खट्टा होता है, तो यहाँ पर अनइंटरेस्टिंग, बिना किसी रुचि के, अरुचिकर होना. तो उनको कोई रुचि वहाँ पर नहीं आ रही थी, और उनका जो भविष्य था उनको अपने क्लासरूम की खिड़की के बाहर कैसा दिखाई देता था, इट इज फॉगी, धुंध से भरा हुआ. सो दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल दैट पिक्चर्स, मैप एंड डिस्क्रिप्शंस. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turned into in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. This is the third stanza of this poem. Second stanza में भी शेक्सपियर वर्ड आया था, उसका फोटो लगा हुआ है दीवार पर. तो थर्ड स्टैंजा में अगेन रिपीट किया गया, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. विकेट मतलब दुष्ट, जो अच्छा नहीं है, तो बच्चों को वो अच्छा नहीं लग रहा है. शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर, बट बच्चों को वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो विकेट है उनके लिए. एंड मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, नक्शा जो है वो उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, बिकॉज दे आर इन रियलिटी दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम. सो इन दिस लाइन द पोएट सेज ऑल द पिक्चर्स एंड मैप ऑन द वॉल आर बैड एग्जाम्पल्स टू दोज चिल्ड्रन. उन बच्चों के लिए वो सही उदाहरण नहीं था. दीज पिक्चर्स मेक देम टू स्टील. वो जो पिक्चर्स अब देखते थे कि सारा कुछ अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे सीन्स हैं, ग्रीनरी है, अच्छी अच्छी फोटोज लगी हुई हैं, तो दिस मेक देम टू स्टील. स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो यहाँ पर एक्चुअल में चोरी करना नहीं, कभी कभी सच में भी बच्चे करते हैं सारी चीज़ों को देखकर उनके मन में टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच. शीप, सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. सब कुछ अच्छा अच्छा है, उसमें सब चीज़ मतलब प्रेम व्यक्त किया गया है. सन यानी कि लाइट व्यक्त किया गया है, सब जगह रोशनी है, ब्राइटनेस है. शिप आप उसको साधन से ले सकते हैं कि सारा कुछ अच्छा अच्छा दर्शाया गया है, और उनके पास वैसा कुछ भी नहीं है. सो दिस मेक देम टू स्टील. उनको वो चीज़ चोरी करने पर या कुछ गलत कार्य करने पर भी प्रेरित करती है, ऐसा हम कह सकते हैं. दे लिव इन शॉर्टेज ऑफ मीन्स एंड थिंग्स. वो किस में रहते हैं, साधन और चीज़ों की कमी पर रहते हैं. दे आर थिन वियरिंग रिपेयर्ड स्पेक्टेबल, दे स्पेंड देयर टाइम इन फॉगी स्लम. वो बहुत दुबले पतले हैं. दुबले पतले मीन्स उनको न्यूट्रिशंस का कमी है. रिपेयर्ड स्पेक्टेकल, यहाँ पर वर्ड आया है स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. वो चश्मे की जो जैसे वो डंडी अगर टूट गई है या ग्लास टूट गया है तो उसको रिपेयर करके पहन रहे हैं, मतलब वो न्यू नहीं ले सक रहे हैं. अगर कोई साधन संपन्न व्यक्ति होता है तो चश्मा क्या है, वो नया चश्मा लेता है अगर टूट जाता है. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दर्शाया गया है कि दे कैन नॉट अफोर्ड द थिंग्स एंड दे स्पेंड देयर टाइम इन फॉगी स्लम. फॉगी यानी धुंध भरी झोगी झोपड़ी में वो अपना समय व्यतीत करते हैं.
And last paragraph, unless governor, inspector, visitor, these maps become their window, and these windows that shut upon their life like catacombs break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sand and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. Last paragraph of the poem. In these lines, the poet shows the negligence of the authorities. हर एक संस्था का एक अथॉरिटी होता है, एक अधिकारी पैनल होता है. तो नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा. तो यहाँ पर उपेक्षा को दर्शाया गया है कि कैसे उन्होंने उस स्कूल की उपेक्षा की, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जैसे हर स्कूलों में होता है, बाहर से कोई ऑफिसर आ रहा है, डीओ बीओ, तो यहाँ पर अब जो भी होंगे तो वैसे गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर मतलब आकर देखने वाले, तो उनका नेग्लिजेंस. द पोएट सेज दैट हायर ऑफिसर शुड लुक आफ्टर दीज प्रॉब्लम्स. तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि उन हायर ऑफिसर्स को भी इन बच्चों की प्रॉब्लम को देखना चाहिए एंड ट्राई टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज लाइक नॉर्मल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. और उनको एक सामान्य स्कूल की बच्चे की तरह सारी फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट दे मे ऑल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सके. यहाँ पर वर्ड आया है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड. अज्यूर मीन्स ब्लू एंड गोल्ड सैंड यानी कि सुनहरी रेत. तो एक नीला आकाश उनको भी मिल सके, सुनहरी रेत पर वो ग्रीन फील्ड पे उन्मुक्त वो भी जी सके एंड मेक देयर वर्ल्ड एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. और वो उनकी जो जीवा है वो स्वतंत्र रूप से उनके बुक्स पर चल सके, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके. लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक. हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन. हिस्ट्री यानी कि इतिहास उनका होता है जिनकी जो भाषा होती है वो ब्राइट होती है या जिनमें कोई चमक होती है. तो यहाँ पर सन वर्ड यूज किया गया है कि इफ यू गिव द टंग या लिबर्टी टू स्पीक, लिबर्टी टू एक्सप्रेस वन थॉट, दोज चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बिकम यूजफुल सिटीजन्स. सो हियर the explanation is completed. Hope you understand the poem. Thank you.